हो सकता है। कोरोना काल में जब कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करती रहीं, तो रतन टाटा ने इसका विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। यही नहीं, उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर मिसाल पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी उनके पास रही। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग के लिए 1 लाख रुपए से कम कीमत में नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दुपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। So many Indian families, young Indian families. I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with the baby in her arms. And on slippery roads when there's rain or in the night, I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small 1 lakh car. रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर कोई अपने जीवन में इतना बड़ा होकर भी छोटे और बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे, तो यकीनन सफलता दूर नहीं रहती। रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। शोक संदेश आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टाटा सन्स ने किस तरीके से शोक व्यक्त किया है, कैसे श्रद्धांजलि दी है, ये आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज इस वक्त अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। एन चंद्रशेखर जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, उन्होंने कहा है बहुत गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को आकार दिया। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक, मित्र थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण के लाखों लोगों के समर्पण को छुआ है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून के साथ समर्थन किया। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त रतन टाटा के घर के बाहर से मौजूद हैं। देव, क्या श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर लोग उसी वक्त पहुंचेंगे जो समय तय किया गया है? जी, जैसे कि आप जानते हैं, उनको पूरा राज्य सम्मान देने का जो आज निर्णय लिया है सरकार द्वारा। यहाँ पर 21 गन सल्यूट जिसे भी कहते हैं, 21 तोपों की सलामी वो भी दी जाएगी। यहाँ पर मेरे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे, वो काले रंग का जो गेट है वो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, और वहाँ पर मुंबई पुलिस का बैंड भी अंदर गया है। आज उनको पहले NCPA ले जाया जाएगा तकरीबन 10:30 पौने 11 के बीच में, जहाँ पर लोगों के लिए भी अंतिम जो फाइनल पेइंग और लास्ट रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, उसके लिए लोगों के पब्लिक व्यूइंग के लिए भी NCPA नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनकी बॉडी को रखा जाएगा, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा ही ओनरशिप है उसका। तो वहीं पर लोगों को भी आज अलाउ किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही सचिन तेंदुलकर भी यहाँ से निकले उनकी श्रद्धांजलि देकर टाटा परिवार को। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि कितनी बड़ी हस्ती थे। और आज का अगर थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता दें तो 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक
तक एनसीपीए के लॉन्स में उनका पार्थिव रखा जाएगा और जो अंतिम विदाई के लिए जिन लोगों को उन्हें मिलना हो या आखिरी बार मिलने का जो प्रयास कर रहे थे वो आज वहां पर जा सकते हैं और जिसे हम कहते हैं पेइंग योर लास्ट रिस्पेक्ट्स वो भी होगा। वहां से एनसीपीए से होते हुए मरीन ड्राइव टेलर रोड का जो रूट है वो लेगा और वर्ली का जो शमशान है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जहां पर साइरस मिस्त्री के भी फाइनल और लास्ट राइट्स का प्रोसेस हुआ था वहां पर उसी वेन्यू पर उनकी बॉडी को भी ले जाया जाएगा। वहां पर एक पारसी प्रेयर हॉल है। बताया जा रहा है कि जो पारसी कस्टम्स और रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उनके शव को ले जाया जाएगा। पिछले 5 दिन से वो काफी बीमार चल रहे थे, 86 वर्ष के। उन्होंने सोमवार को एक स्टेटमेंट भी दोपहर के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की जो रूमर मॉन्गरिंग है और उसको लेकर जो तरह तरह की जो विवाद या कंट्रोवर्सी वाली चीज लोग बोल रहे थे वैसा कुछ भी स्पेक्यूलेट ना करे और उनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक है। उन्होंने कहा एक रूटीन चेकअप के लिए गए थे लेकिन उस दिन के बाद वो क्रिटिकल ही थे। कल शाम को भी रिपोर्ट्स आ रहे थे लेकिन हर्ष गोयनका के ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं ये खुलासा होने लगा। हर्ष गोयनका भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। रात को ब्रीच कैंडी अस्पताल पर मुकेश अंबानी खुद पहुंचे। मुकेश अंबानी ने एक बहुत ही प्यार भरा हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट जिसे हम कहते हैं वो भी लिखा था कि विल मिस यू माय फ्रेंड रतन, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए बेहद ज़्यादा इज्जत थी। एक रिलायंस ग्रुप और एक टाटा ग्रुप तो कहीं ना कहीं इतने सालों में उनका दोस्ताना जो है और एक रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत गहरा भी हो गया था। रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी ब्रीच कैंडी अस्पताल पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी है। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है और यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट कवर जो है बढ़ाया गया है। एनसीपीए के पूरे मार्ग पर आज उसे नो पार्किंग जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात भी की गई है। यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में अभी 9-10 हो चुके हैं। आने वाले 1.5 घंटे के अंदर उनके पार्थिव को यहाँ से ले जाया जाएगा और रात को ही एम्बुलेंस में टाटा परिवार के कुछ लोग भी थे कॉन्वॉय में जो एम्बुलेंस लाए गए थे। फिर उन्होंने एक पोर्टेबल कोल्ड मॉर्ग स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास इस बीच आज दिन भर टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बड़े अधिग्रहण रतन टाटा की ओर से किए गए, जिसमें जैगुआर लैंड रोवर सबसे अहम, उसके बाद टेटली चाय जो कि जानी मानी थी और इसके अलावा कोरस। ये बड़े अधिग्रहण हम आपको टाटा ग्रुप के दिखा रहे हैं। JLR पर किस तरीके से अधिग्रहण किया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी घिरे रहे थे रतन टाटा। जनरल केमिकल, ये सब वो समूह जो अब टाटा के अंडर आते हैं। देवू मोटर्स और टाटा की गाड़ियां, खास तौर पर जैगुआर लैंड रोवर जो लग्जरी कारों में शुमार होती है। इसके अलावा नैनो, जो उन्होंने कहा कि एक आम आदमी के लिए मैंने कार बनाई, 1 लाख रुपए की कार, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, उस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई, 2008 में लॉन्च की गई थी। और रतन टाटा का स्टेटमेंट भी हमने आपको दिखाया था। उन्होंने कहा कि कैसे मिडिल क्लास तक कार पहुंचाने का उनका सपना नैनो के जरिए पूरा हुआ। हालांकि इस साल 2020 में नैनो का निर्माण बंद कर दिया गया। सिद्धार्थ जराबी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, हम ये मान रहे थे कि जो स्टेटमेंट सोमवार को दिया गया था उसके बाद वो रिकवर हो जाएंगे, हम सबके बीच होंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कल देर रात इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा नाम उद्योग जगत का वहां पर एक गैप छोड़ गया और एक बहुत बड़ी क्षति? उनके स्वास्थ्य को लेके फिर से परेशानी पैदा हुई, इस कारण अस्पताल फिर से जाके और अंत हुआ उनका। ये जानकारी जो मिल रही है, कहीं ना कहीं पे उम्मीद शायद ये थी कि स्वास्थ्य लाभ फिर से होगा, हो नहीं पाया। पर जो बड़ा एक सवाल आज की डेट में हम जिसपे ध्यान दें कि इनके जाने के बाद टाटा समूह में क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, और उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि रतन टाटा जी चेयरमैन एमिरेटस थे इस ग्रुप के कई वर्षों से, इसलिए जितनी सारी कंपनीज हैं इतने बड़े विशाल ग्रुप में, उनमें सब में प्रोफेशनल सीईओज हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड है, और उस जो व्यवस्था से जो चल रही है कंपनीज, और आप जानते हैं कि इतनी सारी कंपनीज, 29-30 कंपनीज तो लिस्टेड भी हैं इस ग्रुप में से, और इतना बड़ा इनका विशाल व्यापार है।
लगभग हर भारतीय के जीवन में कभी ना कभी जीवन में कई बारी किसी टाटा प्रोडक्ट के साथ उनका अनुभव जरूर हुआ है, चाहे टाटा का नमक हो, टाटा की लकटकिया हो, टाटा की एयरलाइन हो, टाटा के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं। टीसीएस एक एग्जाम्पल अगर हम दे उस कंपनी की जो इतने लाखों भारतीयों को रोजगार देती है, तो उस एक इतने बड़े ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ा संदेश आर्थिक दृष्टि से उस ग्रुप के लेवल पे अगर चर्चा की जाए तो कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि एन चंद्रशेखरन जी जिनका आपने उल्लेख किया वो चेयरमैन है अब, और ग्रुप जिस प्रकार से बिजनेस कर रहा था उसी प्रकार से करता रहेगा। नेहा। सिद्धार्थ, इसके साथ बिजनेस जगत में एक होता है ना पासिंग द बेटन। अब ये पासिंग द बेटन एक तरीके से एन चंद्रशेखर के नाम है, लेकिन इसके अलावा टाटा समूह में हमने ये देखा है कि कभी भी रतन टाटा ने ये सीधे तौर पर फिक्स नहीं किया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर कई कयास भी कई बार लगाए गए, लेकिन आखिरकार कोई ये नहीं जानता कि कौन वो एक शख्स है या फिर क्या उनकी पूरी विल में लिखा हुआ है। ये अभी तक क्लियर नहीं है, तय नहीं है। इसके बारे में अगर कोई स्थिति स्पष्ट हो आने वाले वक्त में। देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसके दो भाग हैं। एक, रतन टाटा जी का जो अपना निजी उनका वेल्थ था जो उन्होंने कमाया था, उसका क्या होगा। तो जब आप विल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई बात है। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रतन टाटा जी के जीवन के बारे में एक बड़ी अहम बात जो हमें समझनी होगी वो होगी उन्होंने जो डोनेशंस दी, चैरिटी की, और उस चैरिटी का अगर हम अंदाज लगाएं तो एक आंकड़ा सजेस्ट करता है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने बहुत सारे सोशल कॉजेज में लगाया। और सोशल कॉज के साथ, क्योंकि टाटा ग्रुप की जो बिजनेस है, कारोबार लगभग 100 देशों में है विश्व भर में, तो उन्होंने कई और जगह पे दिया। जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में $50 मिलियन का डोनेशन देके, मैनेजमेंट स्कूल का जो सर्वप्रथम संस्थान है पूरी दुनिया भर में, वहां पे टाटा चेयर इंस्टीट्यूट की, ऐसी अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं उनकी फिलैंथ्रोपी की, जहां उन्होंने गिविंग बैक टू सोसाइटी का जो एक नारा लगता है उद्योग में, नेहा आपने कवर किया है, वो किया है। दूसरी बात जो आपने कही कि उत्तराधिकारी, तो देखिए टाटा ग्रुप में जो कंपनीज हैं इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी की दृष्टि से चलता है। एक टाटा ट्रस्ट भी है जिनका बहुत बड़ा खुद का चैरिटेबल वर्क बहुत बड़ी मात्रा में चलते आ रहा है। और कुछ साल पहले जब इसको लेके कुछ अटकलें थी, कुछ कयास लगाए जा रहे थे, तो आज की स्थिति में जो करंट सिचुएशन है इसको समझना आवश्यक है। पहली बात कि रतन टाटा चेयरमैन एमिरिटस थे, यानी एक प्रकार से वो ग्रुप में उनके पास एग्जीक्यूटिव रोल कुछ नहीं था, ना कि डे टू डे और ना ही लॉन्ग टर्म में। चेयरमैन एमिरिटस एक ऐसी उपाधि होती है कि आपने टाइटल दे दिया, फील्ड मार्शल हैं भारतीय सेना में जब कभी कभी रहे हैं, उनको कहीं मैदान में खुद उतरने की आवश्यकता नहीं होती है। सो एक ये टाइटल था। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन है, वो ग्रुप चला रहे हैं और उनके अंडर बहुत सारे बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल्स हैं। टाटा समूह हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल के लिए भी जाना जाता है। एक समय पे टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्राइवेट सेक्टर का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS कहा जाता था, और उस सर्विस से टाटा समूह में नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज में देश में और विदेश में लोग ट्रेन होके बड़े सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि यार किसी को चेयरमैन एमिरिटस बनाने की आवश्यकता है क्या इस ग्रुप को। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि रतन टाटा जी के स्वर्गवास के समय उनकी उम्र 86 साल की थी। कंपनी लॉ 75 साल का एक कट ऑफ लगाता है। उसके बाद अगर कोई आप एमिरिटस पोजीशन लेते हैं तो ग्रुप के फंक्शनिंग में और रेगुलेटरी और कंप्लायंस की दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कोई एमिरिटस होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक परिवार की बात है तो हम जानते हैं कि वो सिंगल थे, वो टीटोटलर थे, बड़े ही सादे प्रकार का जीवन जीते थे, बहुत सालों तक फ्लैट में रहे, फिर एक घर बनाया जिसका अभी
दृश्य भी दिखाया जा रहा था। तो फैमिली भी उनके जो स्टेप ब्रदर्स हैं, स्टेप मदर हैं, ये बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही छोटा समूह है। रतन टाटा कुछ उन चुनिंदा लोगों में शुमार जो चैरिटी भी करते थे तो एक हाथ से करते थे तो दूसरे को भी पता नहीं लगने देते थे कि आखिरकार कितना उन्होंने डोनेशन में दिया है। बहरहाल लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने को लेकर रतन टाटा के मन में नए नए विचार आते थे। ऐसा एक विचार था एक ऐसी कार बनाने का जो हर मिडिल क्लास की कार हो। इसका नाम उन्होंने नैनो रखा। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। So many Indian families, young Indian families, I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with the baby in her arms. And on slippery roads when there's rain or in the night, I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small 1 lakh car. So many Indian families, young Indian families, I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with the baby in her arms. And on slippery roads when there's rain or in the night, I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small 1 lakh car. तो महाराष्ट्र में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया था, राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक अनमोल रत्न कहते हैं वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त रतन टाटा के घर के बाहर मौजूद हैं। देव कोटक, जिस तरीके से रतन टाटा ने का हमेशा से एक बहुत ही साधारण लाइफस्टाइल रहा, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति, आज 10 बजे से अंतिम दर्शन जब उनके लोग करेंगे, किस भाव में ये पूरी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है? क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी अंतिम इच्छाओं में से एक ये भी होगा कि सब कुछ बहुत साधारण तरीके से किया जाए। जी, जैसे कि आपने कहा कि उनके साधारण तौर तरीके के बारे में, मैं एक घटना और एक हिस्से के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले एक वीडियो जो वायरल हुई थी, जैसे कि आप जानते हैं कि वो ताज होटल है मुंबई में, उसके वो मालिक है।
वो वहाँ पर अक्सर सब बड़ी गाड़ियाँ देखने मिलती है, लेकिन वो जब पोर्च और लॉबी के अंदर एंटर हुए प्रवेश द्वार के थ्रू, तब वो दिखते हैं वीडियो में कि वो एक टाटा नैनो से उतरे हैं। अभी किसी ने नहीं सोचा था कि रतन टाटा जैसे इंसान जो जैगवार लैंड रोवर, जैगवार रेंज रोवर जैसी बड़ी गाड़ियों की कंपनी को टेक ओवर कर चुके थे, वो एक छोटी सी टाटा नैनो में आएंगे। तो उनके तौर तरीके के बारे में सभी जानते हैं। वो बॉम्बे हाउस जो जहां टाटा सन्स का मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स है फोर्ट एरिया में मुंबई के, वहां पर भी सभी वॉचमैन और स्टाफ को उन्होंने किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को दूरदर्शी बताकर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों का शोक संदेश एक्स प्लेटफॉर्म पर आया है। सबसे सस्ती कार नैनो लाने वाले उद्योगपति रतन टाटा, मुंबई में रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे किया जाएगा। एक लंबा सफर जिसे देश के उद्योग जगत ने हमेशा एक आइकॉन के तौर पर देखा, एक लेजेंड के तौर पर देखा, अब पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है। देर रात अंतिम सांस रतन टाटा ने ली। I wish you well, and I am very envious of you coming out into the India of today and tomorrow, which is going to be a great country. दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश प्रथम की सोच रखने वाले, अकूत दौलतमंद होने के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले, नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले, जिनकी सफलता की कहानियां पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी हैं, खामोशी से कामयाबी हासिल करने का मंत्र जानने वाले देश के अनमोल रतन रतन टाटा सबको अलविदा कह गए। रतन टाटा को दुनिया के एक बड़े उद्योगपति से ज्यादा एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती रही। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने भारत के आज और कल को सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। यही वजह है कि जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को हासिल हुआ, वो दूसरे उद्योगपतियों के लिए सपना हो सकता है। कोरोना काल में जब कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करती रहीं, तो रतन टाटा ने इसका विरोध करते हुए नैतिकता के खिलाफ बताया। यही नहीं, उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर मिसाल पेश की। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाटा समूह का 21 सालों तक नेतृत्व करने वाले रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। वो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। रतन टाटा साल 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन रहे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन। टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी उनके पास रही। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। साल 2009 में रतन टाटा ने मध्यम वर्ग के लिए 1 लाख रुपए से कम कीमत में नैनो कार लॉन्च की, जिसकी प्रेरणा उन्हें मुंबई की तेज बारिश में दुपहिया वाहन पर 4 लोगों के एक परिवार को भीगते हुए देखने पर मिली। So many Indian families, young Indian families. I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with a baby in her arms, and on slippery roads when there's rain or in the night, I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small 1 lakh car. रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर कोई अपने जीवन में इतना बड़ा होकर भी छोटे और बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे, तो यकीनन सफलता दूर नहीं रहती।
रतन टाटा भले ही अब दुनिया से विदा हो गए, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिल में वो हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। शोक संदेश आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। टाटा सन्स ने किस तरीके से शोक व्यक्त किया है, कैसे श्रद्धांजलि दी है, ये आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तमाम दिग्गज इस वक्त अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। एन चंद्रशेखर जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, उन्होंने कहा है बहुत गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को आकार दिया। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक, मित्र थे। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पद चिन्ह का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण के लाखों लोगों के समर्पण को छुआ है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून के साथ समर्थन किया। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त रतन टाटा के घर के बाहर से मौजूद हैं। देव, क्या श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर लोग उसी वक्त पहुंचेंगे जो समय तय किया गया है? जी, जैसे कि आप जानते हैं, उनको पूरा राज्य सम्मान देने का जो आज निर्णय लिया है सरकार द्वारा। यहाँ पर 21 गन सल्यूट जिसे भी कहते हैं, 21 तोपों की सलामी वो भी दी जाएगी। यहाँ पर मेरे पीछे आप जो देख पा रहे होंगे वो काले रंग का जो गेट है वो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, और वहाँ पर मुंबई पुलिस का बैंड भी अंदर गया है। आज उनको पहले NCPA ले जाया जाएगा तकरीबन 10:30 पौने 11 के बीच में, जहाँ पर लोगों के लिए भी अंतिम जो फाइनल पेइंग योर लास्ट रिस्पेक्ट्स जिसे कहते हैं, उसके लिए लोगों के पब्लिक व्यूइंग के लिए भी NCPA नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनकी बॉडी को रखा जाएगा, जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा ही ओनरशिप है उसका। तो वहीं पर लोगों को भी आज अलाउ किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही सचिन तेंदुलकर भी यहाँ से निकले उनकी श्रद्धांजलि देकर टाटा परिवार को। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि कितनी बड़ी हस्ती थे। और आज का अगर थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बता दें तो 10:30 से लेकर 3:30 बजे तक NCPA के लॉन्ज में उनका पार्थिव रखा जाएगा। और जो अंतिम विदाई के लिए जिन लोगों को उन्हें मिलना हो या आखिरी बार मिलने का जो प्रयास कर रहे थे वो आज वहां पर जा सकते हैं। और जिसे हम कहते हैं पेइंग योर लास्ट रिस्पेक्ट्स, वो भी होगा। वहां से NCPA से होते हुए मरीन ड्राइव पेडर रोड का जो रूट है वो लेगा, और वर्ली का जो शमशान है इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, जहां पर साइरस मिस्त्री के भी फाइनल और लास्ट राइट्स का प्रोसेस हुआ था, वहां पर उसी वेन्यू पर उनकी बॉडी को भी ले जाया जाएगा। वहां पर एक पारसी प्रेयर हॉल है। बताया जा रहा है कि जो पारसी कस्टम्स और रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उनके शव को ले जाया जाएगा। पिछले 5 दिन से वो काफी बीमार चल रहे थे, 86 वर्ष के। उन्होंने सोमवार को एक स्टेटमेंट भी दोपहर के दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की जो रूमर मॉन्गरिंग है और उसको लेकर जो तरह तरह की जो विवाद या कंट्रोवर्सी वाली चीज लोग बोल रहे थे, वैसा कुछ भी स्पेक्यूलेट ना करे। और उनकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक है। उन्होंने कहा एक रूटीन चेकअप के लिए गए थे, लेकिन उस दिन के बाद वो क्रिटिकल ही थे। कल शाम को भी रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन हर्ष गोयनका के ट्वीट के बाद कहीं न कहीं ये खुलासा होने लगा। हर्ष गोयनका भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। रात को ब्रीच कैंडी अस्पताल पर मुकेश अंबानी खुद पहुंचे। मुकेश अंबानी ने एक बहुत ही प्यार भरा हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट जिसे हम कहते हैं वो भी लिखा था कि विल मिस यू माय फ्रेंड रतन, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए बेहद ज्यादा इज्जत थी। एक रिलायंस ग्रुप और एक टाटा ग्रुप, तो कहीं ना कहीं इतने सालों में उनका दोस्ताना जो है और एक रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत गहरा भी हो गया था। रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी ब्रीच कैंडी अस्पताल पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी है। मीडिया को अंदर जाने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, और यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट कवर जो है बढ़ाया गया है। NCPA के पूरे मार्ग पर आज उसे नो पार्किंग जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात भी की गई है।
यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में, अभी 9-10 हो चुके हैं, आने वाले 1.5 घंटे के अंदर उनके पार्थिव को यहाँ से ले जाया जाएगा। और रात को ही एम्बुलेंस में परिवार, टाटा परिवार के कुछ लोग भी थे कॉन्वॉय में जो एम्बुलेंस लाए गए थे, फिर उन्होंने एक पोर्टेबल कोल्ड ठीक है देव, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आज दिन भर टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बड़े अधिग्रहण रतन टाटा की ओर से किए गए, जिसमें जैगुआर लैंड रोवर सबसे अहम, उसके बाद टेटली चाय जो कि जानी मानी थी, और इसके अलावा कोरस। ये बड़े अधिग्रहण हम आपको टाटा ग्रुप के दिखा रहे हैं। JLR पर किस तरीके से अधिग्रहण किया था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी घिरे रहे थे रतन टाटा। जनरल केमिकल, ये सब वो समूह जो अब टाटा के अंडर आते हैं, देवू मोटर्स और टाटा की गाड़ियाँ, खास तौर पर जैगुआर लैंड रोवर जो लग्जरी कारों में शुमार होती है। इसके अलावा नैनो, जो उन्होंने कहा कि एक आम आदमी के लिए मैंने कार बनाई, 1 लाख रुपए की कार, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, उस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई, 2008 में लॉन्च की गई थी। और रतन टाटा का स्टेटमेंट भी हमने आपको दिखाया था, उन्होंने कहा कि कैसे मिडिल क्लास तक कार पहुंचाने का उनका सपना नैनो के जरिए पूरा हुआ। हालांकि इस साल 2020 में नैनो का निर्माण बंद कर दिया गया। सिद्धार्थ जराबी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, हम ये मान रहे थे कि जो स्टेटमेंट सोमवार को दिया गया था उसके बाद वो रिकवर हो जाएंगे, हम सबके बीच होंगे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो कल देर रात इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा नाम उद्योग जगत का, वहां पर एक गैप छोड़ गया और एक बहुत बड़ी क्षति? उनके स्वास्थ्य को लेके फिर से परेशानी पैदा हुई, इस कारण अस्पताल फिर से जाके और अंत हुआ उनका। ये जानकारी जो मिल रही है, कहीं ना कहीं पे उम्मीद शायद ये थी कि स्वास्थ्य लाभ फिर से होगा, हो नहीं पाया। पर जो बड़ा एक सवाल आज की डेट में हम जिसपे ध्यान दें कि इनके जाने के बाद टाटा समूह में क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है, और उसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि रतन टाटा जी चेयरमैन एमिरेटस थे इस ग्रुप के कई वर्षों से, इसलिए जितनी सारी कंपनीज हैं इतने बड़े विशाल ग्रुप में, उनमें सब में प्रोफेशनल CEOs हैं, मैनेजमेंट है, बोर्ड है, और उस जो व्यवस्था से जो चल रही है कंपनीज, और आप जानते हैं कि इतनी सारी कंपनीज, 29-30 कंपनीज तो लिस्टेड भी हैं इस ग्रुप में से, और इतना बड़ा इनका विशाल व्यापार है। लगभग हर भारतीय के जीवन में कभी ना कभी जीवन में कई बारी किसी टाटा प्रोडक्ट के साथ उनका अनुभव जरूर हुआ है, चाहे टाटा का नमक हो, टाटा की लकतकिया हो, टाटा की एयरलाइन हो, टाटा के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं। TCS एक एग्जाम्पल अगर हम दे, उस कंपनी की जो इतने लाखों भारतीयों को रोजगार देती है, तो उस एक इतने बड़े ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ा संदेश आर्थिक दृष्टि से उस ग्रुप के लेवल पे अगर चर्चा की जाए तो कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि N चंद्रशेखरन जी जिनका आपने उल्लेख किया वो चेयरमैन है अब, और ग्रुप जिस प्रकार से बिजनेस कर रहा था उसी प्रकार से करता रहेगा। नेहा। सिद्धार्थ, इसके साथ बिजनेस जगत में एक होता है ना पासिंग द बेटन। अब ये पासिंग द बेटन एक तरीके से N चंद्रशेखर के नाम है, लेकिन इसके अलावा टाटा समूह में हमने ये देखा है कि कभी भी रतन टाटा ने ये सीधे तौर पर फिक्स नहीं किया कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर कई कयास भी कई बार लगाए गए, लेकिन आखिरकार कोई ये नहीं जानता कि कौन वो एक शख्स है या फिर क्या उनकी पूरी विल में लिखा हुआ है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, तय नहीं है। इसके बारे में अगर कोई स्थिति स्पष्ट हो आने वाले वक्त में? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसके 2 भाग हैं। एक, रतन टाटा जी का जो अपना निजी उनका वेल्थ था जो उन्होंने कमाया था, उसका क्या होगा। तो जब आप विल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई बात है। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रतन टाटा जी के जीवन के बारे में एक बड़ी अहम बात जो हमें समझनी होगी वो होगी उन्होंने जो डोनेशंस दी, चैरिटी की, और उस चैरिटी का अगर हम अंदाज लगाएं तो एक आंकड़ा सजेस्ट करता है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने बहुत सारे सोशल कॉजेज में लगाया। और सोशल कॉज के साथ, क्योंकि टाटा ग्रुप की जो बिजनेस है, कारोबार लगभग 100 देशों में है विश्व भर में, तो उन्होंने कई और जगह पे दिया। जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में $50 मिलियन
का डोनेशन देके मैनेजमेंट स्कूल का जो सर्वप्रथम संस्थान है पूरी दुनिया भर में, वहां पे टाटा चेयर इंस्टीट्यूट की, ऐसी अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं उनकी फिलेंथ्रॉपी की, जहां उन्होंने गिविंग बैक टू सोसाइटी का जो एक नारा लगता है उद्योग में, नेहा आपने कवर किया है, वो किया है। दूसरी बात जो आपने कही कि उत्तराधिकारी, तो देखिए टाटा ग्रुप में जो कंपनीज हैं इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। टाटा सन्स एक होल्डिंग कंपनी की दृष्टि से चलता है, एक टाटा ट्रस्ट भी है जिनका बहुत बड़ा खुद का चैरिटेबल वर्क बहुत बड़ी मात्रा में चलते आ रहा है। और कुछ साल पहले जब इसको लेके कुछ अटकलें थी, कुछ कयास लगाए जा रहे थे, तो आज की स्थिति में जो करंट सिचुएशन है इसको समझना आवश्यक है। पहली बात कि रतन टाटा चेयरमैन एमेरिटस थे, यानी एक प्रकार से वो ग्रुप में उनके पास एग्जीक्यूटिव रोल कुछ नहीं था, ना कि डे टू डे और ना ही लॉन्ग टर्म में। चेयरमैन एमेरिटस एक ऐसी उपाधि होती है कि आपने टाइटल दे दिया, फील्ड मार्शल हैं भारतीय सेना में जब कभी कभी रहे हैं, उनको कहीं मैदान में खुद उतरने की आवश्यकता नहीं होती है। सो एक ये टाइटल था। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन है, वो ग्रुप चला रहे हैं और उनके अंडर बहुत सारे बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोफेशनल्स हैं। टाटा समूह हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल के लिए भी जाना जाता है। एक समय पे टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को प्राइवेट सेक्टर का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS कहा जाता था, और उस सर्विस से टाटा समूह में नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनीज में देश में और विदेश में लोग ट्रेन होके बड़े सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड है, वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि किसी को चेयरमैन एमेरिटस बनाने की आवश्यकता है क्या इस ग्रुप को? तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि रतन टाटा जी के स्वर्गवास के समय उनकी उम्र 86 साल की थी। कंपनी लॉ 75 साल का एक कट ऑफ लगाता है। उसके बाद अगर कोई आप एमेरिटस पोजीशन लेते हैं तो ग्रुप के फंक्शनिंग में और रेगुलेटरी और कंप्लायंस की दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कोई एमेरिटस होना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। तो मैं मानता हूं कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक परिवार की बात है तो हम जानते हैं कि वो सिंगल थे, वो टीटोटलर थे, बड़े ही सादे प्रकार का जीवन जीते थे, बहुत सालों तक फ्लैट में रहे, फिर एक घर बनाया जिसका अभी दृश्य भी दिखाया जा रहा था। तो फैमिली भी उनके जो स्टेप ब्रदर्स हैं, स्टेप मदर हैं, ये बहुत ही प्राइवेट, बहुत ही छोटा समूह है। रतन टाटा सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, लेकिन जो विचार वो रखते थे लोगों के भले के लिए और जितने उनके प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें सब में वो दिखता है। चाहे उन्होंने जो एक पूरा इंसिडेंट था कि जब एक बाइक में लोग सवार होकर जा रहे थे, उन्होंने देखा और नैनो कार बनाया। टाटा में किस तरह कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए टाटा हॉस्पिटल बनाया। तो जो लोगों के लिए काम करना है वो बहुत कम लोग हैं जो इतनी सादगी के साथ कर जाएं। आपने सही कहा, पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जब जानते थे कि देश में कैंसर बढ़ रहा है तो उन्होंने टाटा कैंसर सेंटर बनाया। ऐसे उन्होंने जिन जिन प्रदेशों के अंदर लगता था कि कैंसर, अन्य बीमारियां, उन बीमारियों के नए विकल्प, नए रास्ते, नए वैज्ञानिकों की सोच के साथ आने वाले समय तो जिस तरीके से नौजवानों को नए स्टार्टअप, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते थे, उनका जीवन हमेशा इस अर्थ जगत में, सामाजिक जीवन में, लोगों के जीवन के बदलाव में और समाज के व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के जीवन बदलाव में उनका जीवन हमेशा लंबे समय तक इस अर्थ जगत के अंदर लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो फिलहाल आखिरी विदाई इस वक्त देने के लिए वहाँ पर करोड़ों लोग आपको नजर भी आ रहे होंगे। औद्योगिक जगत के अनमोल रतन अब हमारे बीच नहीं रहे, हालांकि अलग ही व्यक्तित्व के इंसान रहे हैं रतन टाटा। देव कोटक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं NCP लॉन पर। इस वक्त ये विदाई का जो पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है। देव कोटक, अंतिम विदाई है और पूरा देश दुख में।
तो राजकीय सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है और यहाँ पर उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके चाहने वाले, उनके वो लोग जो बहुत उनसे दिल से जुड़े हुए थे, हालांकि वो सब लोग अब जो भी उनके कार्य थे, जो सीधे राष्ट्र के लिए रहे, उनका अपना एक अलग लगाव इनके साथ रहा है। एकाकी और दिखावे से दूर हमेशा रहते थे रतन टाटा। अब श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ तांता लगा हुआ है। कल रात में करीब 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और उसके बाद से ही देश शोकाकुल है। दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था रतन टाटा का। ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं ये। 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। कई मुकाम उन्होंने हासिल किए, कई मुकाम पर अपने जो प्रोजेक्ट्स उनको पहुंचाए हैं। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड्स को उन्होंने पोर्टफोलियो में जोड़ा। तो कई ऐसे, आज अगर आप पीछे पलट कर देखें तो कई ऐसे कार्य उन्होंने किए जो सीधे तौर पर जनता के हित के लिए थे। कई बार जो उद्योगपति होते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए कहा जाता है वो अपने फ़ायदे के और अपने नफ़ा नुकसान ज़रूर देखते हैं, लेकिन एक यही ऐसा नाम था रतन टाटा जो पहले देश के बारे में, लोगों की समस्याओं को समझता और उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता था। ये एक अलग खासियत इनके व्यक्तित्व की रही है। जो लोग इन्हें जानते थे वो ये बात समझते थे कि टाइम पे बहुत पंक्चुअल थे। 6:30 बजे शाम को ये अपना जो दफ्तर है वो छोड़ देते थे और बहुत नाराज़ होते थे कि अगर कोई दफ्तर के काम से इनके घर भी पहुँचे। तो टाइम के पंक्चुअल, लोगों के प्रति समर्पित। विद्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्या, इस वक्त अंतिम विदाई के लिए लोग उमड़ रहे हैं, हालांकि देश भर में शोक की लहर है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो छोटे से बड़ा इंसान, टाटा का नमक से लेकर टाटा की नैनो और जैगुआर की गाड़ियां, सबसे कभी कहीं न कहीं जो टाटा के प्रोडक्ट जी में कहीं न कहीं हिस्सा रहा है टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट, और इसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने डेवलप किया था, लीडरशिप। अगर आपको याद हो 2017 में उन्होंने किताब लिखी थी जो मिस्त्री के साथ जो हुआ था, उसके बाद उससे शुरू करते हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज वो क्या ढूंढते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सीखा था, ये तमाम बातें उन्होंने उस बुक में लिखी थी। और उस बुक को अगर आप पढ़ें तो एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, क्या होना चाहिए एक इंसान में, एक लीडर बनने के लिए, वो सब चीजें वो किताब दर्शाता है। और बहुत सारे लोग उसी को पढ़ के उसे एक कह लीजिए कि एक एनसाइक्लोपीडिया भी मानते हैं कि अगर एक कंपनी को अगर आप लीड करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि रतन टाटा अभी जैसे आप देखिए मिलिट्री का जो कैंटोनमेंट एरिया था उसके ठीक बाहर ही रतन टाटा का घर था, लेकिन जब कैंटोनमेंट एरिया से जितने लोग निकल रहे थे सब यही पूछ रहे थे कितनी भीड़ क्यों है। तो हमने जब बताया लोगों को कि यहाँ पर रतन टाटा रहते थे तो सब भौचक्के रह के उनको कहते कि बहुत सिंपल सी जिंदगी वो जीते थे, ना आसपास सड़क भड़क था, न ही कुछ ये दिखावा कि वो यहाँ रहते थे। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इस तरह से रहना जो उनका जीवन था वो बहुत सिंपल था। और यही हर कोई जो बाहर निकल रहा था कैंटोनमेंट एरिया से वो यही बार बार कह रहा था, अच्छा रतन टाटा यहाँ रहते थे, कभी पता ही नहीं चला, लेकिन हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वही आज देखने को मिल रहा है कि जो जब उनके पार्थिव शरीर बिल्कुल विद्या, देखिए अभी बता दें कि महाराष्ट्र में देखिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये NPCA लॉन की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग जुट रहे हैं। कल रात करीब 11 बजे ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश सब रह गया कि आखिरकार ऐसे कैसे, क्योंकि इससे पहले भी खबर आई थी उनके अस्पताल जाने की, भर्ती होने की, लेकिन उस वक्त उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अस्पताल रूटीन चेकअप के लिए गए हैं और ICU में हालांकि वो भर्ती थे। उम्र संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उनसे वो जूझ रहे थे।
हालांकि निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी थी। रात करीब 11:24 पर सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है और टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। हालांकि 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल से उनके घर लाया गया था। राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देश नजर आ रहा है। विद्या हमारे साथ मौजूद है। विद्या, आप किसको किसको देख पा रही, कौन कौन पहुंच रहा है अंतिम विदाई के लिए? जी देखिए, घर पे अभी थोड़ी देर पहले ही निरंजन हीरानंदानी ग्रुप के जो बिल्डर हैं वो आए थे। उसके साथ ही सचिन तेंदुलकर भी यहाँ आए थे। अभी यहाँ एनसीपीए में बहुत सारे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं यहीं पर। और अभी जो तांता लगा है वो परिवार का मेनली है, परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ ही फिलहाल थोड़ी ही देर में लोगों का जो हुजूम है वो भी उमड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो कॉर्पोरेट जगत की जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमने देखा कल रात को मुकेश अंबानी सीधे अस्पताल पहुंच गए थे, जो वहीं ब्रिज कैंडी में के पास ही रहते हैं, वो पहुंचे थे। साथ ही सवेरे सवेरे हमने देखा और भी लोग जो हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े वो आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट जगत के लोग जो यहाँ नहीं है वो भी अपना अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल बहुत सारे लोग आज अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। औद्योगिक जगत के ये अनमोल रतन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कई ऐसे चीजें हैं जिनके व्यक्तित्व को औरों से अलग बनाते हैं, एक उद्योगपति के तौर पर भी इन्हें अलग बनाते हैं, क्योंकि ये अपना नफा नुकसान किनारे रखकर सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचते थे। जैसा अभी मैंने जिक्र किया 2008 में जब नैनो कार इन्होंने लॉन्च की, उस वक्त भी इनके पीछे यही था कि बारिश में 2 लोग बाइक में भीग रहे थे। और तब वहाँ से एक थॉट इनका आता है कि क्यों ना ऐसी गाड़ी बनाई जाए ताकि बारिश धूप से इंसान अपने बजट में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित घर तक पहुँचा पाए और अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखे। ये एक तरीके से कहा जाए तो ये मोटिवेशन था उनका राष्ट्र के प्रति, लोगों की समस्याओं को समझते थे। बहुत सारे ऐसे चैरिटी वाले काम रतन टाटा किया करते थे और इसीलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है नम आंखों के साथ। सम्मान पद्म भूषण भी इन्हें 2008 में देखिए मिला और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रहे। अब उनके मंत्र भी आपको बताएं, इंसान है कंप्यूटर नहीं, जीवन का मजा लीजिए। और इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसा व्यक्तित्व ये रहा होगा। आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव देखिए अहम है, लेकिन जीवन जीना भी अहम है, ये सिखा गए रतन टाटा। प्रतिभा समान नहीं, सभी को अवसर समान मिले। तो ऐसी सोच दरअसल इनकी थी, जिसमें ये भी सोचते थे कि सत्ता और धन मेरे प्रमुख सिद्धांत नहीं है। और बहुत ही जैसा बार बार जिक्र होता है कि बहुत सादगी एकांत तरीके से जीवन यापन करते रहे हैं। तेज चलना हो तो अकेले चलिए, दूर जाना हो तो साथ चलिए। फैसला लेता हूँ उसे सही साबित करता हूँ। और कई ऐसे फैसले का अगर जिक्र हुआ है तो कई ऐसे फैसले जो उन्होंने लिए और उसके बाद उसको सही भी साबित किया है। विद्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विद्या, आप दिखाई किस तरीके की तस्वीरें हैं वहाँ पर? जी देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, भारी भीड़ है। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे यही पूछा जा रहा है कि किस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप परिवार के बहुत सारे सदस्य यहाँ मौजूद है। टाटा ग्रुप के कुछ अहम लोग भी अगर आप देखें वो भी इस वक्त यहाँ आए हुए हैं। पूरा जो पार्थिव शरीर है रतन टाटा का वो लोगों से घिरा हुआ है। जो पार्थिव शरीर है उसको जिस तरीके से सजाया गया है और लोग जो है धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं। जो एनसीपीए के जो लॉन है यहाँ पर आप देख लीजिए, कई सारे लोग फूलों का गुलदस्ता लेके हाथ में थामे नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और परिवार के जो सदस्य हैं वो तो है ही, साथ में टाटा ग्रुप के भी कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कोशिश सबकी यही है कि एक बार अंतिम दर्शन हो जाए, एक बार अंतिम विदाई वो अपनी जो भावभीनी श्रद्धांजलि वो देना चाहते हैं वो दे दें और उसके बाद ही यहाँ से जाएं।
तो धीरे धीरे करके लोग, परिवार के लोग के अलावा और भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन आप इस वक्त देख लीजिए, बहुत सारे पार्टी कम्युनिटी के भी लोग, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे रतन टाटा, वहाँ उस कम्युनिटी के लोग, परिवार के सदस्य बहुत सारे हैं यहाँ मौजूद। तो अब यादों में रतन टाटा जरूर रहेंगे, उनके जो मंत्र हैं वो आपके जहन में जरूर रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही व्यक्तित्व आपको भी बनाना है और ऐसे ही देश के लिए समर्पित रहना है, किस तरह का ये व्यक्तित्व था इसी बात से समझिए। इनके मंत्र देखिए, फैसला लेता हूँ और उसे साबित करता हूँ सही। ये इससे एक किस्सा याद आता है। बात 1998 की है। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी और ये रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों अब ये आगे चल नहीं पाएगी और उसको बेचने का सोचा। और फोर्ड के चेयरमैन से उस समय उनकी मीटिंग तय हुई और उस समय ये भी वो कह रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर ये खरीदते हुए, लेकिन बाद में स्थिति कुछ ऐसी बनी, यानी उन्होंने अपने फैसले को लिया, उसको सही साबित किया और उस वक्त जब फोर्ड की हालत बहुत खराब थी, उन्होंने उस समय एक बिजनेस डील उनसे की और उन्हें उससे बाहर निकाला। तो इस तरह का व्यक्तित्व रतन टाटा का रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, लेकिन जो विचार वो रखते थे लोगों के भले के लिए और जितने उनके प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें सब में वो दिखता है। चाहे उन्होंने जो एक पूरा इंसिडेंट था कि जब एक बाइक में लोग सवार होकर जा रहे थे, उन्होंने देखा और नैनो कार बनाया। टाटा में किस तरह कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए टाटा हॉस्पिटल बनाया। तो जो लोगों के लिए काम करना है वो बहुत कम लोग हैं जो इतनी सादगी के साथ कर जाएं। आपने सही कहा, पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जब जानते थे कि देश में कैंसर बढ़ रहा है तो उन्होंने टाटा कैंसर सेंटर बनाया। ऐसे उन्होंने जिन जिन प्रदेशों के अंदर लगता था कि कैंसर, अन्य बीमारियां, उन बीमारियों के नए विकल्प, नए रास्ते, नए वैज्ञानिकों की सोच के साथ आने वाले समय तो जिस तरीके से नौजवानों को नए स्टार्टअप, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते थे, उनका जीवन हमेशा इस आर्थिक जगत में, सामाजिक जीवन में, लोगों के जीवन के बदलाव में और समाज के व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के जीवन बदलाव में उनका जीवन हमेशा लंबे समय तक इस अर्थ जगत के अंदर लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो फिलहाल आखिरी विदाई इस वक्त देने के लिए वहाँ पर करोड़ों लोग आपको नजर भी आ रहे होंगे। औद्योगिक जगत के अनमोल रतन अब हमारे बीच नहीं रहे, हालांकि अलग ही व्यक्तित्व के इंसान रहे हैं रतन टाटा। देव कोटक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं एनसीपी लॉन पर। इस वक्त ये विदाई का जो पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है। देव कोटक, अंतिम विदाई है और पूरा देश दुख में। तो राजकीय सम्मान के साथ उनको आखिरी विदाई दी जा रही है और यहाँ पर उन्हें देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके चाहने वाले, उनके वो लोग जो बहुत उनसे दिल से जुड़े हुए थे, हालांकि वो सब लोग अब जो भी उनके कार्य थे, जो सीधे राष्ट्र के लिए रहे, उनका अपना एक अलग लगाव इनके साथ रहा है। एकाकी और दिखावे से दूर हमेशा रहते थे रतन टाटा। अब श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ तांता लगा हुआ है। कल रात में करीब 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली और उसके बाद से ही देश शोकाकुल है। दिसंबर 1937 को जन्म हुआ था रतन टाटा का। ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं ये। 1990 से 2012 तक ग्रुप के चेयरमैन थे और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन थे। रतन टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख थे। कई मुकाम उन्होंने हासिल किए, कई मुकाम पर अपने जो प्रोजेक्ट्स उनको पहुंचाए हैं। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड्स को उन्होंने पोर्टफोलियो में जोड़ा। तो कई ऐसे, आज अगर आप पीछे पलट कर देखें तो कई ऐसे कार्य उन्होंने किए जो सीधे तौर पर जनता के हित के लिए थे। कई बार जो उद्योगपति होते हैं, उन उद्योगपतियों के लिए कहा जाता है वो अपने फ़ायदे के और अपने नफ़ा नुकसान ज़रूर देखते हैं, लेकिन एक यही ऐसा नाम था रतन टाटा जो पहले देश के बारे में, लोगों की समस्याओं को समझता
और उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता था। ये एक अलग खासियत इनके व्यक्तित्व की रही है। जो लोग इन्हें जानते थे वो ये बात समझते थे कि टाइम पे बहुत पंक्चुअल थे। 6:30 बजे शाम को ये अपना जो दफ्तर है वो छोड़ देते थे और बहुत नाराज होते थे कि अगर कोई दफ्तर के काम से इनके घर भी पहुंचे। तो टाइम के पंक्चुअल, लोगों के प्रति समर्पित विद्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्या, इस वक्त अंतिम विदाई के लिए लोग उमड़ रहे हैं, हालांकि देश भर में शोक की लहर है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो छोटे से बड़ा इंसान, टाटा का नमक से लेकर टाटा की नैनो और जैगुआर की गाड़ियां, सबसे कभी कहीं ना कहीं जो टाटा के प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं हिस्सा रहा है टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट, और इसी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने डेवलप किया था, लीडरशिप। अगर आपको याद हो 2017 में उन्होंने किताब लिखी थी जो सैयद मिस्त्री के साथ जो हुआ था, उसके बाद उससे शुरू करते हुए अपनी लीडरशिप क्वालिटीज वो क्या ढूंढते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सीखा था, ये तमाम बातें उन्होंने उस बुक में लिखी थी। और उस बुक को अगर आप पढ़ें तो एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, क्या होना चाहिए एक इंसान में एक लीडर बनने के लिए, वो सब चीजें वो किताब दर्शाता है। और बहुत सारे लोग उसी को पढ़ के उसे एक कह लीजिए कि एक एनसाइक्लोपीडिया भी मानते हैं कि अगर एक कंपनी को अगर आप लीड करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि रतन टाटा अभी जैसे आप देखिए मिलिट्री का जो कैंटोनमेंट एरिया था उसके ठीक बाहर ही रतन टाटा का घर था, लेकिन जब कैंटोनमेंट एरिया से जितने लोग निकल रहे थे सब यही पूछ रहे थे कितनी भीड़ क्यों है। तो हमने जब बताया लोगों को कि यहाँ पर रतन टाटा रहते थे तो सब भौचक्के रह के उनको कहते कि बहुत सिंपल सी जिंदगी वो जीते थे, ना आसपास सड़क भड़क था, न ही कुछ ये दिखावा कि वो यहाँ रहते थे। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी शख्सियत और इतने इस तरह से रहना जो उनका जीवन था वो बहुत सिंपल था। और यही हर कोई जो बाहर निकल रहा था कैंटोनमेंट एरिया से वो यही बार बार कह रहा था, अच्छा रतन टाटा यहाँ रहते थे, कभी पता ही नहीं चला, लेकिन हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वही आज देखने को मिल रहा है कि जो जब उनके पार्थिव शरीर को बिल्कुल विद्या, देखिए अभी बता दें कि महाराष्ट्र में देखिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। बहुत ही सादगी के साथ उन्होंने अपने जीवन को जिया है और राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये NPCA लॉन की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग जुट रहे हैं। कल रात करीब 11 बजे ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश सब रह गया कि आखिरकार ऐसे कैसे, क्योंकि इससे पहले भी खबर आई थी उनके अस्पताल जाने की, भर्ती होने की, लेकिन उस वक्त उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अस्पताल रूटीन चेकअप के लिए गए हैं और ICU में हालांकि वो भर्ती थे। उम्र संबंधी जो दिक्कतें होती हैं उनसे वो जूझ रहे थे। हालांकि निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी थी। रात करीब 11:24 पर सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा था कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है और टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। हालांकि 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है वो अस्पताल से उनके घर लाया गया था। राजकीय सम्मान के साथ इस वक्त उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पूरा देश नजर आ रहा है। विद्या हमारे साथ मौजूद है। विद्या, आप किसको किसको देख पा रही, कौन कौन पहुंच रहा है अंतिम विदाई के लिए? जी देखिए, घर पे अभी थोड़ी देर पहले ही निरंजन हीरानंदानी ग्रुप के जो बिल्डर हैं वो आए थे, उसके साथ ही सचिन तेंदुलकर भी यहाँ आए थे। अभी यहाँ NCPA में बहुत सारे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं यहीं पर। और अभी जो टाटा लगा है वो परिवार का मेनली है, परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ ही फिलहाल थोड़ी ही देर में लोगों का जो हुजूम है वो भी उमड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो कॉर्पोरेट जगत के जो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि हमने देखा कल रात को मुकेश अंबानी सीधे अस्पताल पहुंच गए थे जो वहीं ब्रिज कैंडी में के पास ही रहते हैं, वो पहुंचे थे। साथ ही सवेरे सवेरे हमने देखा और भी लोग जो हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े वो आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट जगत के लोग जो यहाँ नहीं है वो भी अपना अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल बहुत सारे लोग आज अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। औद्योगिक जगत के ये अनमोल रतन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कई ऐसे
चीज़ें हैं जिनके व्यक्तित्व को औरों से अलग बनाते हैं, एक उद्योगपति के तौर पर भी इन्हें अलग बनाते हैं, क्योंकि ये अपना नफा नुकसान किनारे रखकर सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचते थे। जैसा अभी मैंने जिक्र किया 2008 में जब नैनो कार इन्होंने लॉन्च की, उस वक्त भी इनके पीछे यही था कि बारिश में 2 लोग बाइक में भीग रहे थे और तब वहाँ से एक थॉट इनका आता है कि क्यों ना ऐसी गाड़ी बनाई जाए ताकि बारिश धूप से इंसान अपने बजट में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित घर तक पहुँचा पाए और अपने आप को थोड़ा सुरक्षित रखे। ये एक तरीके से कहा जाए तो ये मोटिवेशन था उनका राष्ट्र के प्रति, लोगों की समस्याओं को समझते थे। बहुत सारे ऐसे चैरिटी वाले काम रतन टाटा किया करते थे और इसीलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है नम आंखों के साथ। सम्मान पद्म भूषण भी इन्हें 2008 में देखिए मिला और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रहे। अब उनके मंत्र भी आपको बताएं, इंसान है कंप्यूटर नहीं, जीवन का मजा लीजिए। और इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसा व्यक्तित्व ये रहा होगा। आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव देखिए अहम है, लेकिन जीवन जीना भी अहम है, ये सिखा गए रतन टाटा। प्रतिभा समान नहीं, सभी को अवसर समान मिले। तो ऐसी सोच दरअसल इनकी थी जिसमें ये भी सोचते थे कि सत्ता और धन मेरे प्रमुख सिद्धांत नहीं है। और बहुत ही जैसा बार बार जिक्र होता है कि बहुत सादगी एकांत तरीके से जीवन यापन करते रहे हैं। तेज चलना हो तो अकेले चलिए, दूर जाना हो तो साथ चलिए। फैसला लेता हूँ उसे सही साबित करता हूँ। और कई ऐसे फैसले का अगर जिक्र हुआ है तो कई ऐसे फैसले जो उन्होंने लिए और उसके बाद उसको सही भी साबित किया है। विद्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। विद्या, आप दिखाई किस तरीके की तस्वीरें हैं वहाँ पर? जी देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, भारी भीड़ है और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे यही पूछा जा रहा है कि किस तरीके से। यहाँ पे देखिए आप परिवार के बहुत सारे सदस्य यहाँ मौजूद है। टाटा ग्रुप के कुछ अहम लोग भी अगर आप देखें वो भी इस वक्त यहाँ आए हुए हैं। पूरा जो पार्थिव शरीर है रतन टाटा का वो लोगों से घिरा हुआ है। जो पार्थिव शरीर है उसको जिस तरीके से सजाया गया है और लोग जो है धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं। जो एनसीपीए के जो लॉन है यहाँ पर आप देख लीजिए, कई सारे लोग फूलों का गुलदस्ता लेके हाथ में थामे नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और परिवार के जो सदस्य हैं वो तो है ही, साथ में टाटा ग्रुप के भी कई सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कोशिश सबकी यही है कि एक बार अंतिम दर्शन हो जाए, एक बार अंतिम विदाई वो अपनी जो भावभीनी श्रद्धांजलि वो देना चाहते हैं वो दे दें और उसके बाद ही यहाँ से जाएं। तो धीरे धीरे करके लोग, परिवार के लोग के अलावा और भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन आप इस वक्त देख लीजिए, बहुत सारे पार्टी कम्युनिटी के भी लोग, कम्युनिटी से बिलोंग करते थे रतन टाटा, वहाँ उस कम्युनिटी के लोग, परिवार के सदस्य बहुत सारे हैं यहाँ मौजूद। तो अभी यादों में रतन टाटा जरूर रहेंगे, उनके जो मंत्र हैं वो आपके जहन में जरूर रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही व्यक्तित्व आपको भी बनाना है और ऐसे ही देश के लिए समर्पित रहना है, किस तरह का ये व्यक्तित्व था इसी बात से समझिए। इनके मंत्र देखिए, फैसला लेता हूँ और उसे साबित करता हूँ सही। ये इससे एक किस्सा याद आता है। बात 1998 की है। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी और ये रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों अब ये आगे चल नहीं पाएगी और उसको बेचने का सोचा। और फोर्ड के चेयरमैन से उस समय उनकी मीटिंग तय हुई और उस समय ये भी वो कह रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर ये खरीदते हुए। लेकिन बाद में स्थिति कुछ ऐसी बनी, यानी उन्होंने अपने फैसले को लिया, उसको सही साबित किया। और उस वक्त जब फोर्ड की हालत बहुत खराब थी, उन्होंने होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, लेकिन जो विचार वो रखते थे लोगों के भले के लिए और जितने उनके प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें सब में वो दिखता है। चाहे उन्होंने जो एक पूरा इंसिडेंट था कि जब एक बाइक में लोग सवार होकर जा रहे थे, उन्होंने देखा और नैनो कार बनाया। टाटा में किस तरह कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए टाटा हॉस्पिटल बनाया। तो जो लोगों के लिए काम करना है वो बहुत कम लोग हैं जो इतनी सादगी के साथ कर जाएं। आपने सही कहा, पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जब जानते थे कि देश में कैंसर बढ़ रहा है तो उन्होंने टाटा कैंसर सेंटर बनाया। ऐसे उन्होंने जिन जिन प्रदेशों के अंदर लगता था कि कैंसर, अन्य बीमारियां, उन बीमारियों की
नए विकल्प, नए रास्ते, नए वैज्ञानिकों की सोच के साथ आने वाले समय तो जिस तरीके से नौजवानों को नए स्टार्टअप, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते थे, उनका जीवन हमेशा इस अर्थ जगत में, सामाजिक जीवन में, लोगों के जीवन के बदलाव में और समाज के व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव में उनका जीवन हमेशा लंबे समय तक इस अर्थ जगत के अंदर लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो फिलहाल आखिरी विदाई इस वक्त देने के लिए वहाँ पर करोड़ों लोग आपको नजर भी आ रहे होंगे। औद्योगिक जगत के अनमोल रतन अब हमारे बीच नहीं रहे, हालांकि अलग ही व्यक्तित्व के इंसान रहे हैं रतन टाटा। देव कोटक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं एनसीपी लॉन पर। इस वक्त ये विदाई का जो पूरा कार्यक्रम है वो चल रहा है। देव कोटक, अंतिम विदाई है और पूरा देश दुख में।